बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 4। लेक्चर कंटेंट्स पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेक्चर 3 में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी और उनको फिर पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और फिर उसको सॉल्व करने का मेथड डिस्कस किया था थ्रू सम एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे कि ऐसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो एग्जैक्ट नहीं है, तो उनको एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए एक फैक्टर होगा जो हम फाइंड करेंगे थ्रू सम थ्योरम, और वो फैक्टर कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए हम थ्योरम, स्टेटमेंट और उसका प्रूफ जो है वो देखेंगे, और फिर उस एंड पे एक एग्जांपल करेंगे। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन कर लेते हैं। इफ व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड थ्रू बाय एन एक्सप्रेशन, the result is an exact differential equation. The expression is called integrating factor of the equation. Thus if the differential, अब ये डेफिनेशन ये है इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है और किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा के वो एग्जैक्ट बन जाए, तो फिर वो जो फैक्टर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। आगे डिफरेंट सिचुएशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के डिफरेंट मेथड्स होंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक मेथड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो है वो डिस्कस करेंगे, और बाकी मेथड जो हैं वो फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। दस इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। ये खुद एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का आपको याद में पता चलूँ क्या होती थी, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। अगर ऐसा हो तो वो एग्जैक्ट होती है। तो वो कह रहा है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, इज नॉट एग्जैक्ट। बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन है, उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए फिर ये एग्जैक्ट बन जाए। पहले ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको म्यू ऑफ एक्स वाई इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएं, फिर नया एम जो बनेगा वो बनेगा म्यू ऑफ एक्स वाई एम, और नया एम जो बनेगा म्यू ऑफ एक्स वाई एन। इसका इसके ऊपर वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन पूरी की जाए और वो पूरी हो जाए, एग्जैक्टनेस की कंडीशन अप्लाई की जाए और पूरी हो जाए, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। वो कहता है जी इज नॉट एग्जैक्ट बट इट व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 1, जब आप इसे इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा। अब इसका m जो है वो क्या बनेगा, m इसका अब m जो है वो ये सारा होगा dx के साथ जो है, और अब n जो है वो ये सारा होगा dy के साथ। अब आप कह रहे हैं कि इसको ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 को म्यू ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो एग्जैक्ट है। इसका मतलब फिर इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई और इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाए तो वो बराबर आएंगे। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन म्यू ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। अब कोई एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली जाए, वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें वाई जो है एम है और एन जो है वो एक्स है। ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं है, जरा चेक करें, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। here m is equal to y and n is equal to minus x. When we take partial m or partial y, this becomes 1, and partial n or partial x is minus 1. Obviously you see partial m or partial y is not equal to partial n over partial x. That's why equation number 3 is not an exact differential equation. Now as I told you, partial m or partial y is not equal to partial n or partial x. That's why it's not an exact equation. Okay, let's see.
इफ वी मल्टीप्लाई 3 बाई 1/x² इट बिकम्स। अच्छा, अब ये 1/x² कहाँ से आया ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा, ये अभी मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कोई मेथड हमारे पास होगा जिससे ये 1/x² आ जाएगा। कहता है ये 1/x² से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास डिफरेंशियल पहले याद करें वो क्या थी इक्वेशन 3, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई थी। 1/x² से मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया, ये इक्वेशन नंबर 3A जो आई है ये नई इक्वेशन बन गई है 1/x² से मल्टीप्लाई कराने से। अब m आपके पास क्या है, y/x² है, यही आ गया ना, dx का जो कोएफिशिएंट है, अब m ये हो गया। अब n क्या है, -1/x है। अब अगर पार्शियल m और पार्शियल y लिया जाए तो जाहिर बात है y/x² का डेरिवेटिव लिया जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y। जब आप y का इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले रहे होंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली 1/x² जो है कांस्टेंट होगा, तो दैट इज टेकन आउटसाइड द डिफरेंशियल, तो आप बाहर ले गए इसको डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव ऑपरेटर से। अब y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिया जाए तो वो 1 आएगा, तो रह जाएगा आपके पास 1/x²। यानी हमने यहाँ से dx का जो कोएफिशिएंट था y और x² वो m रखा और उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिया, तो आपके पास 1/x² आ गया। इसी तरह जो n है -1/x है, इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आपने बाहर ले लिया, 1/x को लिख लिया x की पावर -1। अब पावर रूल जब लगाएंगे तो क्या आएगा, ये -1 नीचे उतरेगी और x में से एक और कम होगा, तो ये आपके पास माइनस माइनस x की पावर -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की पावर -2 जो है वो 1/x² हो जाएगी। लुक एट हियर, पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, 1/x² से मल्टीप्लाई कराने से वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लिहाजा 1/x² जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बाज का ना वो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जैसा है उसके मुताबिक आपको आंसर देना चाहिए। बाज का वो सॉल्व करने के लिए नहीं कहता, वो कहता है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करें, या वो कहता है कि शो करें एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज जितनी वो कहे उतना का आपने आंसर देना होता है। नाउ 3A इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि 1/x² से मल्टीप्लाई करा के ये बनी थी, इसलिए 1/x² जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 8। ये बड़ा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, इसकी स्टेटमेंट समझनी इंतहाई ज़रूरी है और इसको मैं यहाँ ज़रा कंपैरेटिवली इजी स्टेप्स में प्रूव भी कर देता हूँ आपके लिए। वो कहता ये है कि my माइनस एन एक्स ओवर एन जब आप करें और एक ऐस कोई फंक्शन जो आए वो सिर्फ x का ही फंक्शन हो, उसमें y ना हो। आपने पहले आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, और वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होगी तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले एग्जैक्ट है तो फिर नहीं आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, तो आप इसका जो m है उसका डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट, वो लिया ही होगा आपने इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए, पार्शियल m और पार्शियल y, यानी m y तो आपने लिया ही होगा और n x भी लिया होगा और n ये पड़ा हुआ है। तो अब आपने सिर्फ ये अब m y और n x जो आपने लिए हैं, अगर तो वो बराबर आ गए तो फिर तो ऐसे ही सॉल्व कर लें, एग्जैक्ट हो गई। लेकिन अगर वो बराबर नहीं आए तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है my माइनस एन एक्स ओवर n, वो देखना है अगर x का फंक्शन आ जाए तो क्या, तो आप ये आगे करेंगे क्या आ जाएगा। सिर्फ x का फंक्शन आए तो इसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर दें, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। रिपीट करता हूँ, my माइनस एन एक्स ओवर n, सिर्फ x का फंक्शन आए तो उसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर दें, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन अगर ये y का भी फंक्शन आ गया फिर मसला खराब है, फिर नहीं आप कर सकते। तो कंडीशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ my minus n x over n is equal to p of x where p of x is a function of x alone, keep in mind ये x का अकेले का फंक्शन होना चाहिए, देन mu of x जो है जो कि इस p of x को e की पावर में रख के इंटीग्रेट किया जाएगा, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अच्छा जी, अब इसके प्रूफ के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और हमने कहा जी लेट यू एक्स वाई बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, ये हमने सपोज कर लिया। करना आना तो वो सिर्फ x का फंक्शन है, लेकिन हमें चूंकि पता नहीं प्रूफ कर रहे हैं ना, हमने खुद से सपोज कर लिया कि यू एक्स वाई जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका। अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो जब इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो नई इक्वेशन जो आए वो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। पहले ये एग्जैक्ट नहीं है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन अभी हमने यही पढ़ी है, उसको जब उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएं जैसे कि यहाँ पे करवा दिया है तो अब ये एग्जैक्ट बन जानी चाहिए। एग्जैक्ट बनने का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट की क्या डेफिनेशन थी। अब m आपके पास क्या है, ये आपके पास m है, और n आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल जो है वो n है। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो होना क्या चाहिए, m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया जाए तो वो ये पूरे m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू सॉरी y लिया जाए, m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिया जाए तो वो बराबर आना चाहिए n के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट टू x के। यही होती है ना कंडीशन, पार्शियल m और पार्शियल y। चूंकि m ये सारा है, इस सारे का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिए, इट शुड बी इक्वल टू पार्शियल n और पार्शियल x। चूंकि ये सारे का सारा n है तो ये पार्शियल n और पार्शियल x आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। अब आप इसका जब लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u का डेरिवेटिव लिया वो पार्शियल u और पार्शियल y आ गया, m वैसे रह गया, फिर प्लस u वैसे रह गया, और m का डेरिवेटिव लिया पार्शियल m और पार्शियल y आ गया। सिमिलरली राइट साइड पे भी यही करेंगे, u का डेरिवेटिव लिया पार्शियल u और पार्शियल x, कीपिंग n एज इट इज and then keeping u as it is and taking partial n's derivative and derivative of n with respect to x, partial n over partial x। ओके, अब इसको रीराइट करते हैं, यू वाली टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए आप सारी, ये यू वाली टर्म, एक यू वाली टर्म ये थी, एक यू वाली टर्म ये है, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और उधर आपने क्या किया है, उनके डेरिवेटिव्स वाली जो टर्म्स है वो लगा कर ली, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 ये पड़ी हुई है आपके पास, ये एक्चुअली है m dx प्लस n dy। यहाँ से m की वैल्यू निकालें, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, n उधर चल जाएगा माइनस n dy ओवर आपके पास क्या आ जाएगा dx, यानी माइनस n dy बाई dx आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन की है वहां से m की वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू m की जो है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है हमने, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास जो पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 वी हैव, वो जो m की वैल्यू निकाली थी आपने वो आपने वहां पे पुट कर देनी है, और यहाँ पे ये पुट किया है n dy बाई dx राइट हैंड साइड पे। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, u कॉमन आ गया, और यहाँ से n कॉमन आके आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ से n कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, ये रह गया आपके पास पार्शियल u और पार्शियल x, पार्शियल u पार्शियल y dy बाई dx। अच्छा जी, अब आपके पास ये एक्चुअली देखिए ना वो फॉर्म आपने बना ली, पार्शियल m और पार्शियल y m y बन गया, पार्शियल n और पार्शियल x n x बन गया, और डिवाइडेड बाई ये वाला n, तो u इंटू एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन डी एक्स बन गया। ये आपके पास आ गया पार्शियल यू और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई डी वाई, और ये डिफरेंशियल है डी यू है, ये फार्मूला आपने पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है, डी यू इसके बराबर होता है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई डी वाई। इसलिए इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन नंबर 5 में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई डी वाई। इसको यहाँ अगर पुट करें हम वैल्यू में, ये इसको हमने सपोज कर लिया है एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन पी एफ एक्स, ये हमने चूंकि गिवन है ना, इट वाज गिवन टू यू के एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ये करने से वो पी एफ एक्स गिवन था, तो हमने इसको पी एफ एक्स सपोज कर ली, जो गिवन था वो यूज कर लिया, और ये पहले से हमें पता है कि ये डिफरेंशियल होता है। ये वैल्यूज अगर इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करते हैं तो फिर क्या बन जाता है, ये जो बना इसकी जगह तो p बना, u वैसे का वैसे रह गया, इसकी जगह p आ गया, dx वैसे का वैसे रह गया, और ये राइट हैंड साइड वाला सारा du बन गया। अब आप बड़े गौर से देखेंगे एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जिसके वेरिएबल बड़े आराम से सेपरेट हो सकते हैं, एक वेरिएबल u है, दूसरा वेरिएबल x है, अगर आप वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो आपके पास आता है डी यू ओवर यू पी एफ एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो सकती है, इसकी निशान आएगी लॉग ऑफ यू, तो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड की तो आ गई लॉग ऑफ यू, राइट हैंड साइड में पी ऑफ एक्स का चूंकि पता ही नहीं है तो इंटीग्रल सिंबल आ जाएगा, इंटीग्रल सिंबल ऑफ पी ऑफ एक्स। अब आप एंटी लॉग लें, यू की वैल्यू निकालें, ये यू ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा हुआ था, और वो आ गया जो उसने प्रूव करने के लिए कहा था थ्योरम में। थ्योरम में उसने यही कहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो पी ऑफ एक्स जो है उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। कीप इन माइंड एक्सपोनेंशियल से मुराद जो है वो ई की पावर है। बात करते ना जैसे यहाँ पे ई की पावर में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन जब होता है
तो वो उसको उस तरह लिखने की बजाय ई की पावर में लिखने की बजाय एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेते हैं। Anyhow, the right hand side of this last equation shows that u is a function of x alone and ये देखो ना, जब इसकी कंडीशन होगी तो y तो कभी भी नहीं आएगा ना, p of x सिर्फ x का ही फंक्शन है, एंड therefore can be denoted by, अब इसको u of x y की बजाय mu of x से डिनोट किया जा सकता है, और hence mu of x जो है वो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। थ्योरम तो कंप्लीट हो गया उसका प्रूफ, यानी क्या थ्योरम के स्टेप्स थे, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली थी जो कि एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन था जिसे हम पी ऑफ एक्स कह रहे थे, फिर उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करें तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। दिस वाज द कंप्लीट, दिस वाज द थ्योरम हुज प्रूफ इज कंप्लीटेड। अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं आने वाली एग्जांपल में। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, दिस इज m, दिस इज माइनस एक्स जो है वो n है। अब आप m जो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, और n आपके पास आ गया माइनस एक्स। अगर आप पार्शियल m और पार्शियल y लेंगे, y की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे ना, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, इसका भी रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये बराबर नहीं है, m y बराबर नहीं है n x के, तो लिहाजा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। और अब वो चेक करते हैं कि क्या ये थ्योरम का क्राइटेरिया पूरा करती है, वो अगर ये मीट करेगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हो जाएगा। वो क्राइटेरिया क्या है, हमने सिर्फ ये देखना है कि एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन जो है क्या वो सिर्फ पी एक्स का फंक्शन आता है, हाँ जी किया तो वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस एक्स, बस यही हमारा क्राइटेरिया था कि ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट थी उस थ्योरम की, तो सिर्फ एक्स का फंक्शन आ गया है, इसे हम पी एफ एक्स कह देते हैं। अच्छा, अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है थ्योरम के मुताबिक, इसी को ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाना, ये एक्चुअली पी एफ एक्स आया है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स पहले अलग कर लिया, माइनस एक्स आ गया प्लस -2 ओवर एक्स आ गया। अब माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आनी है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी क्या आनी है -2 लॉग एक्स। वो जब इंटीग्रेशन करते हैं ये आ गई -x स्क्वायर बाई 2 -2 लॉग एक्स ई की पावर में एक्सपोनेंशियल में। अच्छा, इसको हम लहदा कर लें अगर ई की पावर देस, और ये आ जाता ई की पावर -2 लॉग एक्स। अब ये -2 लॉग की पावर में चला जाएगा और लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर -2 आएगी, वो बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई की पावर -x स्क्वायर बाई 2। फिर देख लें, ये लॉग से पहले -2 है ना, ये -2 इसकी पावर में चल जाएगा एक्स की पावर में, एक्स की पावर -2 बन जाएगी और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से, तो वो जो एक्स की पावर -2 बनी हुई है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा जो कि यहाँ पे आया। मल्टीप्लाइंग 1 बाई म्यू ऑफ एक्स, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को म्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर लें, बट देयर इज नो नीड टू वेरीफाई दैट दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो थ्योरम था, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला थ्योरम था, उसके पूरे स्टेप्स कर लिए हैं, लिहाजा ये लाजमी तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट होगी, इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन इसका सपोज कर लिया जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ पे ये सोल्यूशन जब सपोज करते हैं तो आपको पता है कि ये जो डी एक्स का कोएफिशिएंट m होता है ये पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स लेते हैं, और ये वाला जो होता है इसे ये डी वाई के साथ जो होता है इसे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेते हैं जो n होता है। ये जो एफ पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स है इसकी इंटीग्रेशन करनी बड़ी मुश्किल इसलिए है कि ई की पावर में लगा हुआ है -x स्क्वायर बाई 2, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन करने की बजाय हम दूसरे वाले की इंटीग्रेशन जो है वो कर लेते हैं रिस्पेक्ट टू वाई, जो कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ये था, इसकी इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वाई हो सकती है, यही यहाँ पे लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इज इजी देन दैट ऑफ 4, सो इंटीग्रेटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव। अब आप इसको रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म ही होगी, तो सिर्फ वाई आ जाएगा, ये आपका सोल्यूशन एक्चुअली आ गया है। जब आप पार्शियल इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक्स का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना रिस्पेक्ट टू वाई तो यही दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई जो है उसकी हमने इंटीग्रेशन पार्शियली की है रिस्पेक्ट टू वाई, ऑब्टेनिंग एफ ऑफ एक्स वाई, वो आ गया -y और x e रेज पर -x स्क्वायर बाई 2 प्लस h ऑफ x।
अच्छा जी, अब आप पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को तो यूज कर लिया, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को भी यूज करना है। इन ऑर्डर टू यूज पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये जारी बात है प्रोडर रूल लगेगा, प्रोडर रूल लगा के आपके पास 1/x स्क्वायर ई रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, और यहाँ एच ऑफ एक्स का आ जाएगा एच डैश एक्स। पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की वैल्यू पहले भी कोई नंबर 4 में मौजूद है, उसको यहाँ पुट कर दें और आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कंपेयरिंग 4 एंड 7, जब आप पुट करेंगे तो ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, एच डैश एक्स जो है आपके पास 0 आ जाएगा, एच डैश एक्स को इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट आ जाएगा, इसको दोबारा आप ये एच डैश एक्स की वैल्यू, एच ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट, तो यहाँ पुट करें तो यानी यहाँ पे पुट करें तो कांस्टेंट आ जाता है। अब एफ ऑफ एक्स वाई को पहले ही आपने कांस्टेंट रखा हुआ है सोल्यूशन, तो फिर सोल्यूशन आ जाएगा दिस वन प्लस दिस वन, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो जो दो कांस्टेंट आएंगे उनका फिर नया नाम हम कर देंगे, आपके पास आ जाता है ये जवाब। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई, और सी क्या लिखा है हमने, ए इज इक्वल टू माइनस सी, या वाई इज इक्वल टू, ये आपने पुट कर दिया, आपके पास सोल्यूशन आ गया एक्स ई रेस्ट पावर, ये सब ये अब यहाँ से भी आपने मालूम कर लिया, और ए इज इक्वल टू माइनस सी रख के डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, जो कि पहले एग्जैक्ट नहीं थी, और अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई है। यानी मैंने माइनस सी को ए कह दिया, यहाँ से नेगेटिव साइन इधर लाया है ना, माइनस सी हो गया, और माइनस सी को ए कह दिया। विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1।